प्रिय विद्यार्थियों, मैं नरेश बारी राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर से आज बीए सेकेंड ईयर के लिए ई कंटेंट की श्रृंखला में नया ई लेक्चर लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम अमेरिका के संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे अमेरिका का संविधान विकसित हुआ। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। अमेरिका पहला लिखित संविधान है जिसमें संविधान निर्माताओं ने कुछ नए प्रयोग किए, कुछ नई शासन व्यवस्था का एक तरीके से विकास किया और उसमें कुछ आधारभूत ऐसे सिद्धांतों को अपनाया गया जो आज तक कभी भी किसी भी राष्ट्र के संविधान में उनका उल्लेख नहीं है। तो अमेरिका के संविधान की विशेषताओं में प्रथम विशेषता है, यह संविधान लिखित तथा संक्षिप्त संविधान है। जैसा हमने पढ़ा था कि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जबकि अन्य अगर देशों की अपने बात करें तो भारत के संविधान में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। उसके बाद में बहुत से अनुच्छेद और भी जोड़ दिए गए। जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद हैं। इसके हालांकि ये जो अनुच्छेद हैं ये भारत के संविधान में जो अनुच्छेद हैं उनकी तुलना में ये बड़े हैं। जैसे 7 अनुच्छेद लगभग 40 पेज का यूएसए का संविधान है। और अमेरिका के संविधान में ये न केवल संक्षिप्त है बल्कि ऐसा भी नहीं है कि इसे बार बार संशोधित किया गया है। इसका संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह मुश्किल है, यानी यह रिजिड है। तो आज मात्र 222 सालों में या आज जितने भी 230-40 जो भी साल हुए हैं उनमें मात्र 7 संविधान संशोधन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं। अगली विशेषता है लौकिक प्रभुसत्ता में विश्वास। लौकिक प्रभुसत्ता से तात्पर्य होता है कि शक्ति का जो स्रोत है वह जनता है। हमारे भारत के संविधान में भी प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य बनाने, तो सेम उसी तरह अमेरिका के संविधान में भी जो शक्ति का स्रोत है वह जनता है। यानी लोकप्रिय प्रभुसत्ता से तात्पर्य है कि सरकारें शक्ति जनता से लेती हैं और यह शक्ति जनता सरकारों को कैसे देती है। हर लोकतंत्र में एक आवृत्ति के बाद में चुनाव होते हैं और उन चुनावों के मार्फत जनता सरकार में शक्ति का निवास करती है, यानी उसे अपनी शक्ति का एक तरीके से ट्रस्टी बनाती है। अमेरिका की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है कि हम अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, सार्वजनिक कल्याण की बढ़ोतरी करने तथा अपनी एवं अपनी संतति के लिए स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संविधान को बनाते हैं। इस प्रकार अमेरिका के संविधान में जनता की प्रभुसत्ता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। गणतंत्रात्मक शासन, नेक्स्ट विशेषता है गणतंत्रात्मक शासन। गणतंत्रात्मक शासन से तात्पर्य होता है रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी। यहाँ 2 विशेषताओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। रिपब्लिक से तात्पर्य होता है जहाँ शासनाध्यक्ष का जो पद होता है वह किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष या किसी समुदाय विशेष तक सीमित ना होकर सभी के लिए उत्पन्न होता है, यानी चुना हुआ होता है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत के शासनाध्यक्ष कौन है? भारत के शासनाध्यक्ष हैं भारत के राष्ट्रपति। और यूएसए के प्रेसिडेंट शासनाध्यक्ष और राज्याध्यक्ष दोनों हैं।
राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष और राज्याध्यक्ष दोनों हैं। डेमोक्रेसी में वह होती है जिसमें जो सरकार होता है उसका मुखिया चुना हुआ होता है। तो भारत में सरकार का मुखिया होता है पीएम, और अमेरिका में चूंकि प्रेसिडेंट में ही राष्ट्राध्यक्ष और राज्याध्यक्ष दोनों यही होते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट में अमेरिका में डेमोक्रेसी भी है और अमेरिका रिपब्लिकन भी है। नेक्स्ट विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका के संविधान के अनुसार अमेरिका का संविधान सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय सभी संविधान के अधीन हैं। यह विशेषता एक तरीके से महत्वपूर्ण है जब हम इसके अगेंस्ट ब्रिटेन की व्यवस्था देखते हैं। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। वहाँ ये कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर सकती है या मृत व्यक्ति को जिंदा घोषित कर सकती है। लेकिन इसके अगेंस्ट अमेरिका और भारत दोनों के केसेस में संविधान को सर्वोच्च माना गया है। संसद को संविधान में मनमाना परिवर्तन करने की शक्ति नहीं दी गई है। अगली विशेषता है कठोर संविधान। संविधान की जब हम बात करते हैं कि वो कठोर है या लचीला है, इसका अर्थ यह होता है कि लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून की प्रक्रिया जैसी होती है। साधारण कानून की प्रक्रिया यानी कोई भी विधायिका साधारण कानून बनाती है, लगभग वैसी सी ही प्रक्रिया से अगर संविधान में संशोधन हो जाता है तो वह लचीला संविधान कहलाता है। यानी कोई भी सरकार जो बहुमत में है उसके द्वारा सामान्य से बहुमत से ही, जैसे जिस प्रकार के बहुमत से सामान्य कानून बनते हैं, अगर उसी प्रकार के बहुमत से संविधान में संशोधन हो जाता है तो यह माना जाता है कि किसी भी शासन के लिए, किसी भी सरकार के लिए आसान काम है, इसलिए लचीला संविधान कहलाता है। और अगर संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष प्रकार के बहुमत यानी 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, और इस विशेष बहुमत के साथ साथ अगर संघात्मक व्यवस्था है और उसमें राज्यों की सहमति का भी प्रावधान है तो यह और ज़्यादा कठोर संविधान कहलाता है। भारत के संविधान के संदर्भ में देखें तो हमें याद है कि भारत के संविधान का एक भाग ऐसा है जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के, दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के सहमति की जरूरत पड़ती है। लेकिन अमेरिका के संविधान में संशोधन के लिए राज्यों का अपना महत्व है। अमेरिका के संविधान में आज तक मात्र 7 संशोधन हुए हैं। अमेरिका के संविधान में संशोधन की 2 विधियां हैं। प्रथम है कि कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव पास करें और राज्य के 3/4 विधानमंडल अगर उसको पास कर दें तो वह संशोधन हो जाता है। दूसरा संशोधन की विधि है कि राज्य के 2/3 विधानमंडल कांग्रेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह एक कन्वेंशन बुलाए और कांग्रेस इनकी रिक्वेस्ट पर कन्वेंशन बुलाती है और इस कन्वेंशन में कांग्रेस प्रस्ताव पास करती है। फिर इस प्रस्ताव को 3/4 राज्य समर्थन देते हैं, तभी संशोधन हो जाता है। इन दोनों विधियों में हम देखते हैं कि राज्यों का से है, यानी राज्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है संविधान संशोधन में, और न केवल आधे राज्य जबकि 3/4 राज्यों का समर्थन मांगा गया। 3/4 राज्यों का समर्थन यह संविधान संशोधन को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना देता है। इसीलिए अमेरिका का संविधान बहुत कठोर संविधान कहलाता है। इसमें आज तक यानी 225 सालों में मात्र 7 संशोधन हुए हैं। नेक्स्ट है संघात्मक शासन प्रणाली। हमने शासन प्रणालियां पढ़ी थी
तब संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणालियां, ये शासन प्रणालियों के दो प्रकार होते हैं, केंद्र और इकाइयों के मध्य संबंध के आधार पर। केंद्र और इकाइयों के मध्य संबंध के आधार पर इन इकाइयों को हम राज्य भी कह सकते हैं। कई जगह राज्य कहते हैं, कहीं जगह प्रांत कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब शक्तियों का बंटवारा किया हुआ होता है, यानी अगर हम कुल ये शक्तियां हैं और इन शक्तियों में ये तय कर लिया कि ये शक्तियां केंद्र की हैं, ये राज्य की हैं और ये कुछ एक शक्तियां हैं, इनको इनके कंट्रोल की कैसी भी व्यवस्था हो सकती है कि भी राज्य करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो केंद्र करेगा, या जैसे भी अलग अलग संघ व्यवस्थाओं में इनके बंटवारे का प्रकार अलग अलग होता है। लेकिन ये तय है कि शक्तियाँ विभाजित होती हैं और चूंकि शक्तियों के विभाजन का मामला होगा तो संभावना है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद पैदा होंगे। तो इन विवादों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। संविधान लिखित होना चाहिए, अदरवाइज तो ये जो विभाजित शक्तियां हैं अगर ये फ्लूइड होंगी, स्पष्ट नहीं होंगी, तो विवादों का जगह मिलेगी। तो संघात्मक व्यवस्था की 3 आधारभूत विशेषताएं मानी गई है: लिखित संविधान, शक्ति विभाजन और स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। ये तीनों तत्व अमेरिका के संविधान में मौजूद हैं, भारत के संविधान में भी मौजूद हैं। इसलिए यूएसए और इंडिया दोनों संघात्मक व्यवस्था है, वहीं ब्रिटेन एकात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक टिपिकल यानी प्रारूपिक उदाहरण है अमेरिकन शासन व्यवस्था। अमेरिका के संविधान निर्माता एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो प्रजातांत्रिक हो लेकिन स्थायी हो और मजबूत हो। संसदात्मक व्यवस्था में चूंकि प्रधानमंत्री तब तक ही प्रधानमंत्री रह सकता है जब तक वह लोअर हाउस में बहुमत इंजॉय करता है, यानी जब तक वह बहुमत उसके साथ है तब तक ही वह प्रधानमंत्री है। तो ऐसी संसदात्मक व्यवस्था में जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो ऐसी सरकार अस्थायित्व का शिकार होती है। तो अमेरिकन संविधान निर्माता ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक नई शासन प्रणाली की खोज की जिसका नाम था अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति का निवास किया तथा राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति को पदमुक्त नहीं कर सकती। राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र तरीका है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा दुरूह होती हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि महाभियोग से तो राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है, तो स्थायित्व वाली बात कहाँ है। महाभियोग से हटाना स्थायित्व को प्रभावित नहीं करता है, अविश्वास से नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट है न्यायिक सर्वोच्चता यानी जुडिशियल सुप्रीमेसी। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। जैसा हमने पढ़ा था कि संसद की सर्वोच्चता का अर्थ है कि ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है। अगर ब्रिटेन की संसद ने यह कानून पारित कर दिया कि राजा की मृत्यु राजा को स्वीकार होनी चाहिए, तो भी क्राउन को उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। यह है एक तरीके से उपमा के रूप में ये कहा जाता है कि भी क्राउन है वह क्राउन को उस हर लॉ पर साइन करने पड़ेंगे जो संसद पारित करती है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि संविधान की सर्वोच्चता मानी गई है। जैसा हमने पढ़ा था, तो संसद संविधान में मनमाना परिवर्तन नहीं कर सकती। उस केसेस में अगर कांग्रेस तथा राज्य व्यवस्थापिकाएं इस प्रकार का कोई कानून बनाती हैं जो संविधान के विरुद्ध है, तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को उस सीमा तक रद्द कर सकते हैं जो जहां तक वह संविधान के विरुद्ध है। भारत में भी यह शक्ति न्यायालयों ने हासिल कर ली है, जिसे जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत।
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे मोंटेस्क्यू। उन्होंने एक मत दिया कि सरकार के जो 3 काम होते हैं, विधायन, कार्यपालन और न्याय, अगर ये तीनों काम किसी एक व्यक्ति या एक समूह या एक संस्था या एक संगठन में अगर समानिहित होंगे तो स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। तो स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए मोंटेस्क्यू ने कहा कि ये तीनों काम 3 प्रकार की या 3 व्यक्तियों में या 3 संस्थाओं में या 3 समूहों में निहित होने चाहिए, यानी शक्ति का पृथक्करण जरूरी है, तभी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। तो फ्रेंच सिद्धांतकार या फ्रेंच दार्शनिक मोंटेस्क्यू के इस सिद्धांत को अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने अपनाया और उन्होंने तीनों कार्य अलग अलग संस्थाओं को सौंपे। जैसे अमेरिका के संविधान के संदर्भ में जो एग्जीक्यूटिव का कार्य है वह अमेरिका के प्रेसिडेंट में निहित है, विधायन का कार्य वहाँ की कांग्रेस में निहित है और न्यायपालिका का कार्य वहाँ की जुडिशरी में निहित है। और तीनों ऑर्गन बहुत हद तक स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो इसे कहते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। चूंकि मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, लेकिन इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाने के साथ साथ अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने एक नवाचार किया। वो यह था कि अगर तीनों कार्य 3 अलग अलग ऑर्गन में निहित किए जाएं तो एक संभावना है कि इन तीनों के मध्य समन्वय की कमी होगी। तो उस स्थिति में सरकार शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने एक नया सिद्धांत विकसित किया जिसे कहते हैं नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, यानी चेक एंड बैलेंस थियरी। चेक एंड बैलेंस का तात्पर्य है कि सरकार के तीनों अंगों में किसी भी एक अंग के कार्य पर बाकी 2 अंगों का कुछ न कुछ मात्रा में नियंत्रण होना चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़े, उत्तरदायित्व बढ़े। जैसे फर्स्ट अंग है कार्यकारी शक्ति यानी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के कार्यों पर कांग्रेस का तथा न्यायपालिका का नियंत्रण, कुछ कार्यों पर कुछ मात्रा में नियंत्रण होना चाहिए। यह नियंत्रण अमेरिका के संविधान में क्या है यह हम अलग से पढ़ेंगे। कांग्रेस के कार्य पर प्रेसिडेंट और न्यायपालिका के का नियंत्रण होना चाहिए और सेम वैसे ही न्यायपालिका के कार्यों पर प्रेसिडेंट और कांग्रेस का नियंत्रण होना चाहिए। इसे कहते हैं नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका के मूल संविधान में फंडामेंटल राइट का प्रावधान नहीं था। चूंकि अमेरिका के संविधान को जब राज्यों के द्वारा पुष्टिकरण की बात आई तो संघ विरोधी और संघ समर्थक लोगों के बीच में राज्य बंट चुके थे। अंत में यह सहमति बनी कि बिल ऑफ राइट्स का प्रावधान जरूरी है। तो शुरुआती 10 संशोधनों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो शुरुआती 10 हैं उनके द्वारा बिल ऑफ राइट्स यानी मूलभूत अधिकारों का प्रावधान किया गया, जिनमें मुख्य हैं भाषण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा तथा शिकायत भेजने की स्वतंत्रताएं। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य है कि अमेरिका का सिटीजन अमेरिका के नागरिक होने के साथ साथ वह उस राज्य का भी नागरिक होता है जिस राज्य का वो है निवासी है। यह अमेरिका के संविधान में 14वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया। इसके अगेंस्ट इंडिया भी संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन इंडिया में एकल नागरिकता है का प्रावधान है। इंडिया में दोहरी नागरिकता नहीं है, यानी हम सब भारत के नागरिक हैं, ना कि अलग से राजस्थान या
पंजाब के नागरिक हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। तो ये सब हम अमेरिका के संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे। थैंक यू।